हेलो नमस्कार दोस्तों, कल हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 33। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। 33 में क्या निकालना था? मेटासेंट्रिक हाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूले पे बेस्ड है ये मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, आई बाई दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम माइनस आपका जो भी है बी इंटू जी, मतलब बीजी का आपका डेप्थ। बट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंटली निकालने की बात हो रही है, तो W इंटू एक्स डिवाइड बाई डब्ल्यू प्लस स्मॉल w tan थीटा। अब ये कैसे आता है कल मैं वीडियो में बता दिया हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला? फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक फ्लो ऑफ कॉम्प्रेसिव फ्लूइड। अच्छा, फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक फ्लो का मतलब ये हो गया कि आपका प्रेशर डिवाइड बाई कांस्टेंट के डिवाइड बाई रो टू द पावर के इज कांस्टेंट आपका है, ठीक है। के भी यहाँ पे कांस्टेंट है। सो द बर्नौली इक्वेशन यूजुअली कैसे आप लिखेंगे? तो बर्नौली इक्वेशन आपको पता है कि इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन और कंप्रेसिव फ्लो के लिए हम कैसे लिखते हैं? डेल पी डिवाइड बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2z प्लस जेड प्लस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे dp अगर मैं लिखूं तो dp इज इक्वल टू, और यहाँ पे dp रो के अगर लिखूं c हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन अगर रो के का करूं तो k इधर आ जाएगा और रो टू द पावर k माइनस 1 डी रो, ऐसे हो जाएगा। तो dp को आप इससे चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रख दें इसमें तो क्या हो जाएगा आपका c k रो टू द पावर यहाँ पे रो जी होता है, रो टू द पावर आपका k माइनस 1 डिवाइड बाई डेल रो आपका डिवाइड बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2z प्लस जेड इक्वल टू। अच्छा, ये दोनों टर्म तो हम ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। ये वाला टर्म आपका मैं इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ। तो c के आपका कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख लिया। अंदर में क्या बचा आपका? रो ऊपर जाएगा तो ये रो टू द पावर k माइनस 2 हो जाएगा और d डेल रो हो जाएगा, डी रो। तो जब इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? c k बाई जी इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा रो टू द पावर k माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई k माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? c k डिवाइड बाई जी और रो टू द पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, k माइनस 1 होगा, प्लस 1 नहीं, k माइनस 1। यहाँ नीचे भी k माइनस 1 होगा, पावर भी k माइनस 1 होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? c k बाई जी, ये तो कांस्टेंट है, और रो को आप लिख सकते हैं रो k डिवाइड बाई रो टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई k माइनस 1। सो अब ये माइनस 1 जो पावर में वो नीचे यहाँ आ जाएगा, c k डिवाइड बाई जी रो जी हो जाएगा और रो k डिवाइड बाई रो टू दी पावर के और आपका k माइनस 1। तो जो रो टू दी पावर के है ये k नहीं। सो अब देखिए, एक चीज आपने देखा होगा कि ऊपर ये फॉर्मूला यहाँ से अगर मैं लिखूं कि p इज इक्वल टू क्या होगा? p इज इक्वल टू c रो के हो जाएगा पावर। तो आप इस टर्म को c और रो के को मिला के p लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? p रोजी और ये आपका k बच गया k, और नीचे क्या बच गया? k माइनस 1। सो ये वाला k माइनस 1 और p1 बाई रोजी, तो आप ये किस में मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन अ फ्री स्ट्रीम इज नोन एज। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एयर फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एयर फ्लो हो रहा है। तो अगर इसमें क्या है कि कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जैसे आप इसमें फेंक रहे हैं, तो यही बोल रहा है कि द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय रोटेशन बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्री स्ट्रीम इज नोन एज। मान लीजिए आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल को आप इसमें एयर में अगर रख दिए, एयर में रख दिए, तो अगर वो रोटेटिंग, ठीक है,
अगर ये रोटेट करेगा तो थोड़ा सा लिफ्ट यहाँ पे इसमें दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप जिस स्ट्रीम में फेंके तो उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो लिफ्ट होके, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फेंके हैं तो थोड़ा इस डायरेक्शन में वो थोड़ा सा लिफ्ट होके दूसरे डायरेक्शन में भागेगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ये मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, मैं अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा सकता हूँ मैग्नेस का, और जस्ट वेट कीजिए। मैग्नेस इफेक्ट देख लीजिए, अभी आपको क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा। अगर मैं इमेज की बात करूं, सो इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आपका मैग्नेस इफेक्ट दिख रहा है। ये बॉडी देखिए, ये कैसे मारा, इस फुटबॉल को इसने मारा ऐसे, लेकिन ये क्या देखिए कैसे रोटेट होके गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो ये मैग्नेस इफेक्ट है। रोटेटिंग बॉडी को क्या आपने एक एयर फ्लो में फेंका और रोटेट होकर वो थोड़ा लिफ्ट दिखे, तो उसी तरीके से इसे देखिए यहाँ पे लिफ्ट उठता है, ठीक है, ऐसे लिफ्ट। सो ये है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चीज़ें तो डेफिनेटली आप अच्छे से गूगल पे सर्च कीजिए, वेरी क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज आर मेड इन द एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अच्छा, हाइड्रोलिक जंप, अब देखिए ये क्या है कि ये डेरिवेशन यहाँ पे अगर आपने किया होगा तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि इट इज एज्यूम दैट बिफोर एंड आफ्टर जंप फॉर्मेशन द फ्लो इज इसेंशियली टू डायमेंशनल। इसेंशियली टू डायमेंशनल मतलब एक्स डायरेक्शन में फ्लो होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा, ये टू डायमेंशनल किसी भी डायरेक्शन में टू डायमेंशन रहेगा। दैट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक। देखिए ये तो गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं वन डायरेक्शनल 1D फ्लो एज्यूम करते हैं, 1D फ्लो 2D नहीं करते, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ जंप इज स्मॉल सो दैट द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन and the channel on the channel floor are small and hence neglected। yes, जब डेरिवेशन करते हैं तो ये चीज हम करते हैं। थर्ड क्या है, the channel floor is horizontal और the slope is very negligible, मतलब जेंटल तो नेग्लिजिबल है। द वेट कंपोनेंट, अच्छा स्लोप मान हॉरिजेंटल है तो वेट कंपोनेंट आएगा क्या, वेट कंपोनेंट आएगा ही नहीं। अगर बहुत छोटा भी है तो बहुत कम वेट कंपोनेंट आएगा। वेट कंपोनेंट ऑफ वाटर मास कंप्राइजिंग द जंप इज वेरी हाई, तो ये वेरी हाई का बहुत वेरी हाई नहीं वेरी लो होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, वाटर इज टू बी पम्प्ड आउट ऑफ ए डीप वेल अंडर द हेड ऑफ 95, हेड कितना है 95 मीटर। इन नंबर ऑफ आइडेंटिकल पंप ऑफ डिजाइन स्पीड 1000 आरपीएम एंड स्पेसिफिक स्पीड इज, आपका एन जो दे रखा है ये, और स्पेसिफिक स्पीड जो दे रखा है एनएस आपका दे रखा है 900 आरपीएम दे रखा है। तो नंबर ऑफ पंप रिक्वायर्ड और डिस्चार्ज आपका एक का दे रखा है कितना 150 लीटर। ठीक है, तो यहां आप कैसे इस फॉर्मूला को, सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपको पता होना। तो h⁴ होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए यहाँ से सबसे पहले आप h निकालेंगे। ठीक है, h निकाल लेंगे तो h मान लीजिए समथिंग आपका आ गया वैल्यू, कुछ मान लीजिए x वैल्यू आ गया h। यहाँ से आप ns का वैल्यू भी है, n भी है, q भी आपको दिया है, h का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसको कैसे, नंबर ऑफ पंप निकालने के लिए करेंगे,
टोटल हेड जो दे रखा है डिवाइड बाई एक का जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, एक का जो भी एक्स का वैल्यू आएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो भी डेटा है। तो इसका अब मोटा मोटी 3 आता है आंसर, आप देख लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा इसको। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम अ टेस्ट ऑन पेल्टन व्हील। ठीक है, पेल्टन व्हील पे टेस्ट किया गया इसको, पेल्टन व्हील टर्बाइन। हेड एट द बेस ऑफ नोजल, हेड एट द बेस ऑफ नोजल 32 and discharge of nozzle is 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया ऑफ जेट आपको दे रखा है 7500 mm स्क्वायर। पावर अवेलेबल एट साफ्ट 44 किलोवाट एंड द मैकेनिकल इफिशियंसी आपको दे रखा है 94। तो पावर लॉस इन द नोजल विल बी, अच्छा पावर लॉस इन द नोजल बोल रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपका नोजल कहीं ऐसा होगा, नोजल आपका ऐसा होगा या फिर इस टाइप का भी, डेफिनेटली अगर टरबाइन में यूज हो रहा तो वो कन्वर्जन टाइप का होगा। ठीक है, सो वो डिपेंड करेगा, कन्वर्जन होगा डाइवर्जेंस होगा। सो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपकी एनर्जी है या जो भी पावर यहाँ पे है, पावर लॉस पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो पावर है और यहाँ का पावर, तो इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, जो भी आ जाएगा आपको तो वो क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा, वो पावर लॉस हो जाएगा आपका। सो अच्छा देखिए, इसका फॉर्मूला भी बहुत, देखिए नाम पेल्टन व्हील दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जस्ट आपको एक डेटा दे दिया है कि हेड एट द बेस आपको इतना है, तो यहाँ का एनर्जी आप जब निकालेंगे तो यहाँ का एनर्जी क्या होता है, एनर्जी आप जब यहाँ का निकालेंगे तो रो क्यू जी एच ये एनर्जी होता है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर, यहाँ का एनर्जी ये होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करके आप जब इसमें पुट कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका ये लॉस हुआ। ओके, सो आगे देखते हैं। ए सर्टेन hydropower plant utilizes the flow as it occurs without any provision of storage। अच्छा देखिए, एक हाइड्रो पावर प्लांट है जिसमें पानी स्टोर नहीं होता, पानी स्टोर नहीं करना है, आप नदी से पानी आ रहा है वही पानी को डाइवर्ट करके आप हाइड्रो पावर में कर रहे हैं और फिर वो पानी चला जा रहा है कैनाल के थ्रू। मान लीजिए ये नदी आ रहा है, ठीक है, ये नदी आ रहा है आपका। अब हम क्या करेंगे कि ये नदी का एलिवेशन हाई है तो यहाँ पे हम पावर प्लांट बना देंगे। ठीक है, पावर प्लांट यहाँ से, और यहाँ से एक कैनाल के थ्रू पानी लेंगे इसमें और यहाँ से नदी के डाउन स्ट्रीम में फिर नया कैनाल से पानी इसमें डाल देंगे। ये चला, स्टोरेज का कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ क्या है, हाई एलिवेशन से पानी आएगा, यहाँ पे टरबाइन घूमे और टरबाइन रोटेट करेगा और जनरेट होगा एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी और ये पानी में आ जाए। स्टोरेज का कोई नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप का प्लांट को रन ऑफ रिवर प्लांट, रिमेंबर रन ऑफ रिवर प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 2 टर्बो जनरेटर ईच ऑफ कैपेसिटी 2500 किलोवाट। 2 टर्बो जनरेटर है, एक का आप समझ रहे हैं, हैव बीन इंस्टॉल्ड एट अ हाइडल पावर स्टेशन। द लोड ऑन द हाइडल plant varies from 15,000 kilowatt to 40,000 kilowatt. The total installed plant capacity and the load factor are nearly, अच्छा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कितना किया है, 2500 का 2 किया है, तो डेफिनेटली 5 होगा, 50 होगा, 50,000 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ पे एक लोड फैक्टर पूछ रहा है। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर ये होता है कि इन दोनों का एवरेज इन दोनों का ले लीजिए डिवाइड बाई जो मैक्सिमम वाला वैल्यू है। तो इन दोनों का जब एवरेज कीजिएगा तो कितना आएगा, 55,000 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 40।
ठीक है, जब इसको आप 40,000 हो जाएगा तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, और ये आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 50 डिवाइड बाई 80, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो 2 4 जा 8, 2 5 जा। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे इसको 5 मानूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा। सो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो मतलब क्या है कि 25% से, 55 को 25% से बढ़ाना है, यही बात हुआ ना। तो 1% इसका कितना होगा, 1% होगा 5.5। तो मतलब यहाँ पे अगर 55 25 कर दो, चलो तो 25 पंचे 125 का 12 आ गया, 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 125 12, तो ये आपका हो जाएगा 731 ठीक है, इतना हो जाएगा और एक पॉइंट आपको लग जाएगा यहाँ पे। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। सो ये 62 और 63 के आसपास आएगा। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। An airfoil is streamlined body as shown in the figure below. Because the streamline of the body, the separation occur only at the extreme. यहाँ पे जो separation होगा यहाँ पे only होगा extreme rear of the body resulting. क्या रिजल्ट होगा? अच्छा, जब देखिए जब क्या होगा, सेपरेशन अगर यहाँ से हो जाए ना, सेपरेशन यहाँ से अगर हो जाए तो क्या होगा, ये पीछे में एक लो प्रेशर जोन बनता है, पीछे में एक लो प्रेशर जोन बनता है जिसको हम वेक रीजन बोलते हैं। लेकिन वो सेपरेशन तो यहाँ से हो रहा था, बहुत कम वेक रीजन बनेगा, ए स्मॉल वेक रीजन, कंसिक्वेंटली स्मॉल ड्रैग, स्मॉल प्रेशर ड्रैग, स्मॉल प्रेशर ड्रैग यहाँ पे होगा। क्या होता है ना कि अगर बड़ा बनता है तो क्या यहाँ का जो भी इस यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स लगने लगता है, जैसे ये हो गया तो यहाँ पे तो एक वेक रीजन आपको बनेगा, वेक रीजन बनेगा। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक अगर वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में ड्यू टू द प्रेशर आपको एक यहाँ पे ड्रैग ऐसे लगने लगता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा वेक होगा वेक रीजन, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका प्रेशर ड्रैग होगा। तो रिमेंबर प्लीज, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 वेरी इजी क्वेश्चन है। सो ए प्लेट 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट। ओके, एक फिक्स प्लेट है और यहाँ का एक फिक्स प्लेट है और ये एक प्लेट है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.025। ठीक है, मूव एट अ स्पीड एट 60, 0.6 मीटर पर सेकेंड में लिख दिया। रिक्वायर टू फोर्स, अब फोर्स इसको इतना लग रहा है 0.2 kgf पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड को मेंटेन करने के लिए। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बिटवीन द प्लेट विल बी नियर। अब डायनेमिक विस्कोसिटी आप पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है क्या चीज, टाउ दे दिया है। ठीक है, टाउ कितना दिया है 0.2, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर दे दिया ना, 0.2 आपको दे दिया ऑलरेडी। यहाँ पे आपको आप पता है डायनेमिक विस्कोसिटी, अगर ये प्लेट बहुत नियर होता है बहुत तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे v 0.6 और यहाँ पे आपका डायनेमिक विस्कोसिटी और डिवाइड बाई आपका पूरा हो जाएगा जो बीच का उसका डेप्थ था। सो 10⁻³ क्योंकि ये mm में है। सो यहाँ से जब आप निकालेंगे
यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो 0.2 इंटू 0.025 10⁻³ डिवाइड बाई 0.6। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और ये 3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं, ये हो गया आपका 25 दूनी 50 हो गया, और अगर 6 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 50 को डिवाइड अगर 6 से करूं तो अगर 5 से करना हो तो आ जाएगा 10, लेकिन 6 से करना है तो 10 से कुछ कम आएगा। तो 6 सत्ते 8 टाइम्स में जाएगा, ये 8 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सबका यहाँ पे ये पावर सेम है तो ज़्यादा ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट पार्ट फॉर एन ऑयल प्रेशर गवर्नर इन मॉडर्न टर्बाइन्स। सो मॉडर्न टर्बाइन में ऑयल प्रेशर गवर्नर का कंपोनेंट कौन कौन सा है? सर्व मोटर होता है, यस, नोन एज रेयरली सिलेंडर। ऑयल संप, यस। ऑयल्स देखिए, अब यहाँ पे ए ऑयल संप होता है, ऑयल संप का यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया, विच इज डिराइव बाय द बेल्ट कनेक्टेड टू टर्बाइन मेन शाफ्ट। ड्राफ्ट ट्यूब इसका पार्ट नहीं होता, तो 4 नहीं होगा भाई साहब, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैविंग पिस्टन एरिया आपका दे रखा है। अच्छा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का आपको अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, क्यू थ्योरेटिकल, सो क्यू थ्योरेटिकल क्या होता है? 2ANL, याद रखिएगा 2ANL/60। ठीक है, सो ये तो एकदम याद रहना ही चाहिए आपको। ए का वैल्यू आपको दिया है ये, एल का वैल्यू 0.3 दिया है। द पंप डिस्चार्ज, अच्छा क्यू एक्चुअल भी दे दिया है, क्यू एक्चुअल आपको दे दिया है 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट दे दिया है। तो पर सेकंड में इसको बदल लीजिए आप, तो 2.4 डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0. इसको अगर करेंगे तो आई थिंक 004 आता है, 04 आता है, 0.04 आएगा। और थ्योरेटिकल जब आप डेटा रख के ए का वैल्यू रखेंगे 0.1, एन का वैल्यू रखेंगे 45, 60 से डिवाइड करना है एल, तो ये आपका 0.045 आता है। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्लिप आपको इसमें पूछ रहा है, द स्लिप ऑफ द पंप एंड पावर रिक्वायर्ड। तो स्लिप आपका क्या होगा? स्लिप आप यहां से डेफिनेटली स्लिप जो फॉर्मूला होता है, स्लिप जो होता है वो क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। सो ये आपका आ जाएगा 0.005। सो इसमें दो ऑप्शन दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। पावर क्या होगा भाई साहब? अच्छा, आपको अगर मैं बेसिक से बताऊं पावर का डेफिनेशन, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम। सो वर्क कितना किया, वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज को डिस्प्लेसमेंट करना। तो यहाँ पे भाई साहब ये क्या हो रहा है कि पानी को एक हाइट से नीचे, एक हाइट से दूसरे हाइट पे खींचना है, मतलब पानी को डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, तो आपने मास फ्लो रेट का तो नाम सुना ही होगा, तो ये मास पर यूनिट टाइम होता है ऑलरेडी। सो मास पर यूनिट टाइम GH, ये आपका पावर का फॉर्मूला होगा। मास क्या होता है? रो क्यू होता है, GH, रो क्यू GH। तो आपका रो का वैल्यू 1000 यहाँ पे होगा, और Q का वैल्यू आपका जो दे रखा है यहाँ पे Q, अच्छा Q एक्चुअल यूज करेंगे या थ्योरेटिकल यूज करेंगे यहाँ पे? तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका Q थ्योरेटिकल यूज होगा, Q थ्योरेटिकल यूज करेंगे। सो Q थ्योरेटिकल इंटू G 9.81 इंटू H का वैल्यू आपको दे रखा है 10। सो यहां से आप इजीली आंसर गेट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है द इंटेंसिटी ड्यूरेशन एनालिसिस बाय सेरेमन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आई इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, ये जो फॉर्मूला इनका होता है ये डी वाला फॉर्मूला होता है, रिमेंबर रखिएगा, ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी टू द पावर एन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept in mind while selecting the site for a रेन गेज स्टेशन। अब देखिए रेन गेज स्टेशन के लिए आपको कौन कौन सा साइट कैसे सिलेक्शन करेंगे। ए साइट वेयर द रेन गेज इज सेट अप शुड बी क्लोज टू ए मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ये ऐसे ये पॉसिबल थोड़ी है। द रेन गेज शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये भी जरूरी नहीं है कि टॉप पे ही रखना है। ए फेंस इफ erected to protect the rain gauge from the cattle should be located within twice height of the fence। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। The distance between the rain gauge and the nearest object should be at least twice the height of the object। yes, ये सही है, इस चीज को ध्यान रखना होता है। Which of the following statement relates to the retarding reservoir। रिटार्डिंग रिजर्वायर, ठीक है, रिटार्डिंग रिजर्वायर का बात हो रहा है यहाँ पे। सो देर आर नो गेट एट द आउटलेट एंड हेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर इन रिजर्वायर ऑपरेशन इज eliminated। okay, the high cost of gate installation and also its operation is saved। an automatic regulation may cause coincidence of flood crest further downstream where two or more channel taking off from the retarding reservoir join together। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को आप देखिए रिटार्डिंग रिजर्वायर होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आंसर देख चुका हूं इसका क्या है। आप सबसे पहले खुद से रिटार्डिंग रिजर्वायर को देखिए क्या होता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिजर्वायर भी देख सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं अगर हिंट दे दूं तो इस टाइप का रिजर्वायर हम लोग बनाते हैं जनरली फ्लड वगैरह के लिए, फ्लड रिटेंशन के लिए। तो आप इसको प्लीज सर्च करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिबिलिटी टी for a confined aquifer can be determined by pumping out tests together with other relevant observation the applicable formula। अच्छा देखिए डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई के बी इंटू एच 2 माइनस H1 डिवाइड बाई एल एन R2 बाई R1, ये फॉर्मूला होता है। सो यहां पे देखिए भाई साहब ये आपको ऑलरेडी दे रखा है डेल्टा एच, H2 माइनस H1 डेल्टा एच दे रखा है। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये ट्रांसमिटिविटी होता है, ठीक है, के बी ये टी होता है। सो अब देखिए यहां से आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा एस होगा। अब क्यू बाई डेल्टा एस जहां पे आपको रिलेशन दिख रहा हो वही सही हो जाएगा। यस देखिए ये वाला रिलेशन सही है, ए ऑप्शन सही है। बाकी इसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इन अ रिजर्वायर इज नोन एज डेड स्टोरेज। ठीक है, मिनिमम बोल रहा है ना। मान लीजिए एक आपको रिजर्वायर हो गया, यहाँ पे अगर रिजर्वायर हो गया तो एक मिनिमम लेवल होता है, इस मिनिमम लेवल से जो भी नीचे पानी रहता है वो डेड स्टोरेज बोलते हैं, ये इतना हमेशा रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच, क्योंकि ये डेड यूज भी नहीं होता है ना, इसीलिए द डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच द वाटर इज ड्रॉन फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन आप समझ रहे हैं ना, फ्लो इरिगेशन मतलब जो ग्रेविटी से पानी ऐसे फ्लो करवा देते हैं। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू रिवर कैनाल, यस कैनाल से करते हैं, रिवर और टैंक, यस रिजर्वायर एंड टैंक, यस कंबाइंड स्टोरेज एंड लिफ्ट, नहीं लिफ्ट से तो लिफ्ट ये कहाँ, ये तो गलत हो गया, तीसरा तो गलत। कंबाइंड स्टोरेज एंड द डाइवर्जन इज, यस ये भी कर सकते हैं। तो 1 to 4 करेक्ट है।
आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ से तो न्यूमेरिकल चालू हो गए। अच्छा देखिए, ये भी न्यूमेरिकल इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत आता है। ये जो क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, कभी कभी तो इसका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। तो ये क्या होता है कि SAR सोडियम, क्योंकि सोडियम पूछ रहा है, सोडियम तो सोडियम ऊपर रहेगा, इतना याद रखिएगा। और नीचे क्या रखते हैं, अंडर रूट एवरेज ऑफ इन दोनों का, एवरेज ऑफ इन दोनों Ca2 पॉजिटिव का और आपका Mg पॉजिटिव 2 पॉजिटिव का रेशियो। ठीक है, तो यहां से ऐसे करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वियर अंडर डिसीजन। सो इट्स डिजाइन कॉरस्पॉन्ड। अच्छा देखिए, अंडर डिस्कशन पे एक यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक वियर है और इतना सारा उसमें चीज होनी चाहिए। एक वियर बनाना है, उस वियर में क्या होगा, ये और ये तीनों चीज होनी चाहिए। तो वो कौन सा टाइप का वियर है, वर्टिकल है, मशीनरी कंक्रीट स्लोपिंग है, ड्राई स्टोन स्लोप है और पैराबोलिक वियर है। तो इट डिजाइन पढ़ लेते हैं। इट डिजाइन corresponds टू सॉफ्ट सैंडी फाउंडेशन। ओके, द डिफरेंस इन वाटर क्रेस्ट एंड द डाउन स्ट्रीम रिवर बेड में नॉट एक्सीड 3। ओ अच्छा, ये क्राइटेरिया मुझे पहले से है कि 3 से नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ वियर क्रेस्ट एंड द डाउन स्ट्रीम, तो ये मशीनरी और कंक्रीट वाले के लिए जनरली होता है। वाटर, when water passes over it, the longitudinal location of the formation of hydraulic jump is variable. So option B इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन, ये मित्राज मेथड पे आ गया भाई साहब, इसको आप सर्च कर सकते हैं फटाक से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, हम यहीं तक देखते हैं 94 तक। अगर 96 देखना चाहते हैं तो ये तो बहुत इजी है। 96, द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए ग्रोइन, क्या आपको करना है, ग्रोइन करना है। ग्रोइन का क्या होता है, एक्सपेंड द रिवर चैनल टू इम्प्रूव इट्स डेप्थ, नहीं बिल्कुल नहीं। इनकरेज मेंटरिंग, बिल्कुल नहीं। ट्रेन द फ्लो अलोंग ए सर्टेन कोर्स, यस। रिड्यूस द सिल्टिंग, नहीं। रिड्यूसिंग द सिल्टिंग ऑफ द रिवर, नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए, ये भी इजी है आपको। मेथेमोग्लोबिनेमिया आपको किससे होता है, तो नाइट्रेट से होता है। 97 का हो गया। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है, प्लीज आप इसको देख लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, कि जो थ्योरेटिकल प्रोफाइल ऑफ द डैम कैसे होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसका विड्थ कितना रखते हैं और इसका हाइट कितना रखते हैं, आप देख लीजिए। विड्थ इनटू हाइट, मिनिमम हाइट कितना रखते हैं। ठीक है, तो विड्थ एक्चुअली रिलेटेड होता है मिनिमम हाइट से, तो सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करते हैं, फिर विड्थ कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में आता है। ये एसएससी जेई का भी बहुत हॉट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या है कि फॉर्मूला पूछ लेते हैं, गेट में भी हॉट टॉपिक बन जाता है ये इरिगेशन वाले चैप्टर से। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन डोज पूछ रहे हैं, कितना होगा क्लोरीन डोज। क्लोरीन डोज भी आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा जी, ओके, चलिए क्लोरीन डोज वाला मैं देख लेता हूँ कैसे है। क्लोरीन डोज यूजेस द ट्रीटमेंट ऑफ 2500 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, वाटर हैज बीन 9 kg पर डे, इतना क्लोरीन रिक्वायर्ड है। द रेसिडुअल क्लोरीन आफ्टर 10 मिनट कॉन्टेक्ट 0.2 mg per liter। द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर वुड बी नियरली। क्लोरीन डिमांड और डोज डिफरेंट होता है। डोज क्या होता है कि रेसिडुअल मिला के होता है। तो डिमांड आप जैसे ही करेंगे ना, तो आप जितना दे रहे हैं और माइनस क्या कर देंगे, माइनस आप कर देंगे रेसिडुअल। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ रहा है, टोटल अगर आप पर लीटर निकालें, क्योंकि mg पर लीटर में दिया है माइनस करने वाला चीज, तो इधर भी माइनस में आपको लाना पड़ेगा।
तो टोटल डिमांड कितना है भाई साहब? टोटल डिमांड आपका है 9 kg पर डे है। सो इसको अगर मिलीग्राम में बदलूं तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ये मिलीग्राम पर डे हो गया। और पानी कितना है? पानी है 25,000 लीटर में करूं तो 3 हो जाएगा। तो 10⁻⁶ से 10⁻⁶ गया 9/25। तो अगर इसको करेंगे तो पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाएंगे तो 25 3 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75 होगा। फिर बचेगा 15, 25 छक्का 150। जब इसमें से 0.2 माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 0.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.16। ठीक है, हम इतना ही देखते हैं mg पर लीटर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द क्रिटिकल डिसॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट अकर in which of the zone of active decomposition, zone of degradation, zone of recovery, zone of clear water? नहीं, the critical dissolved oxygen deficit occur in which of the following zone pollutant oxygen sac curve? तो zone of active decomposition में, zone of degradation, zone of recovery, जोन ऑफ क्लियर वाटर, आई थिंक जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इसको आप क्लैरिफाई कीजिएगा देख के, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्चुअली मेंस वगैरह में ये बहुत ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि ये देखिए, आप अगर एसएससी जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एई का दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम आता है। बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है कि आप जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं तो छोटा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जब आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाइए और सॉल्व करके जाइए। थैंक यू।